महत्व क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर जैन, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा, क्यों है कृषि शिक्षा की आवश्यकता? देखो कि हम जब कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो 25 और 30 साल पहले जो हमारी खेती बाड़ी होती थी और आज की खेती बाड़ी, उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया। बिल्कुल। जो एक कृषि जो करने का एक उद्देश्य ही चेंज हो गया। पहले हमारा उद्देश्य हुआ करता था कि कैसे हम उत्पादन ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। आजकल जो हमारा उद्देश्य हो गया उत्पादन के साथ साथ आय बढ़ाना, किसानों अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए हमने कृषि जो करने के तरीकों में काफ़ी परिवर्तन आ गया। पहले हम अभी जो इनपुट यूज कर रहे हैं, काफ़ी मात्रा में इनपुट यूज करें ताकि हमारी उत्पादकता बढ़ती रहे, वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो। तो कृषि करने के तरीकों में काफ़ी परिवर्तन आ गया। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में और भी कई सारी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम्स में जो पढ़े लिखे लोगों की जो हम बात करते हैं, जो ज़्यादा जागरूक होते हैं, जो ज़्यादा जिनको पास ज़्यादा समझ होती है, जो भी जितने भी अवसर आते हैं उनको अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उनका लाभ ले पाते हैं, ऐसे लोगों को हमने कृषि क्षेत्र में लाना है। तो उनको कृषि क्षेत्र में लाने के लिए हमें उन कृषि क्षेत्र में जो लोग जानकारी देनी, जो लोग काम कर रहे हैं उनको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जब तक शिक्षित लोग कृषि क्षेत्र में नहीं आएंगे, हमारी जो कृषि क्षेत्र को और उन्नत नहीं कर सकते। काफी उन्नति हमारे कृषि क्षेत्र में हुई है और ज्यादा, लेकिन और भी ज्यादा इसकी जरूरत है, जिसके लिए कृषि शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लोगों को कृषि के बारे में हर बारीकी की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी तो और भी ज्यादा उन्नति हो पाएगी। किस तरह से हमारे युवा, हमारे किसान इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की दक्षता और क्षमता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि शिक्षा को लेकर विद्यार्थी स्वरोजगार के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं। देश के युवा अपना खुद का रोजगार कर सके, इसके लिए सरकार और देश में मौजूद कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा देने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देश में 1877 में पहली बार कृषि शिक्षा की जरूरत महसूस की गई और इस तरह सईदापेट में पहले कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। देश के दूसरे कुछ हिस्सों में कृषि शिक्षा को इंजीनियरिंग विद्यालयों से शुरू किया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बड़े अनुसंधान संस्थान की शुरुआत महसूस की गई। 1905 में ये सपना भी पूरा हो गया और पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इस समय देश में करीब 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनसे शिक्षा लेकर युवा खुद को स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। कृषि शिक्षा पाकर युवा अनाज, फल सब्जियों, दूध से बने उत्पादों, नकदी फसलों, मछली पालन, मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। कृषि शिक्षा का ही नतीजा है कि अब खेती सिर्फ आजीविका का साधन मात्र नहीं है, बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है। तो कृषि शिक्षा बहुत ही अच्छा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रोल प्ले कर रही है, भूमिका अदा कर रही है इसमें उन्नति के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए। आप किस तरह से इससे जुड़ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, जानकारियां हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से हमारे विशेषज्ञ से आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर लेमिस्ना देवी का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर लेमिस्ना, अनानास की खेती की जब हम बात करते हैं तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसान इसकी खेती से जुड़ते हैं तो किस तरह से लाभ ले सकते हैं, क्या महत्व है इसकी खेती का? थैंक यू अदिति। जैसे हम लोग को पता है कि पाइनएप्पल कल्टीवेशन का न्यूट्रिशनल बेनिफिट बहुत है। उसके अलावा इसका जैसे हम त्रिपुरा स्टेट जो है, इसमें एक साल में हम लोग 1.28 लाख मेट्रिक टन पाइनएप्पल ये प्रोड्यूस करते हैं ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 8,800 हेक्टेयर। इसको अगर हम कल्टीवेट करने से एक फार्मर जो है एक कानी लैंड में अराउंड 40,000 रुपीज हम लोग इन्वेस्ट करने के बाद दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन रुपीज 60,000, ताकि जो बहुत फार्मर इनकम डबलिंग करने के लिए बहुत एडवांटेजेस है। इसके अलावा
जैसे आपको पता है यहाँ पे हम लोग पाइनएप्पल जो है 10 या 15 रुपीज पर फ्रूट में हम लोग जो सेल करते हैं, जो सुपरमार्केट में आप जाओगे तो आपको 30 रुपीज या 50 रुपीज के ज्यादा मिलेगा। जो अपॉर्चुनिटी है फार्मर्स के लिए कि ये क्रॉप को डाइवर्सिफाई करके इसमें उसका कल्टीवेशन करके फायदा कमाए। जी बिल्कुल, तो इससे फायदा मिल सकता है हमारे किसानों को। अगर हम त्रिपुरा के ही किसानों की यहाँ पर बात करें तो अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं, लेकिन और भी ज्यादा इसमें हम लाभ ले सकते हैं, इसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत जानकारियां हमारे पास होनी जरूरी है। उसके बारे में विस्तार से जानकारियां पहुंचाएंगे कार्यक्रम के दौरान, लेकिन एक खास रिपोर्ट है हमारी, आइए उस पर नजर डालें। आज किसान सिर्फ पारंपरिक फसलों की खेती ही नहीं कर रहे, बल्कि वे ऐसी फसलों की खेती भी कर रहे हैं जिनकी बाजार मांग अच्छी खासी है। ऐसी ही एक फसल है अनानास। अनानास एक तरह का फल है जिसकी खेती किसान व्यावसायिक फसल के रूप में करने लगे हैं। हमारे देश में अनानास की खेती मुख्य रूप से केरल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम में की जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान भी अनानास की खेती करने लगे हैं। अनानास की खेती के लिए नम यानी आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। इसकी खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। अनानास में ज्यादा गर्मी और पाला सहने की क्षमता नहीं होती। इसके लिए 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सही रहता है। दिन रात के तापमान में कम से कम 4 डिग्री का अंतर होना चाहिए। अनानास उगाने का मुख्य मौसम जुलाई से सितंबर तक होता है और फसल को कटाई के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होने में लगभग 18 से 24 महीने लगते हैं। मैदानी भागों में अनानास की खेती से पहले मिट्टी व खेत को अच्छे से जोत ले। पहाड़ी इलाकों में इसकी सीढ़ीदार खेती की जाती है। खेती के लिए पौधे से पौधे की दूरी कुल 25 सेंटीमीटर और कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। इनको 10 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे। पौधों को एक सप्ताह छाया में सुखाए और पत्तियों को अलग कर दे। जमीन में पौधा सीधा लगाए और उसके कालिका भाग में मिट्टी ना भरे। अधिक दूरी पर कुल 15 से 20 हजार पौधे प्रति हेक्टेयर लगाकर लगभग 10 से 15 टन आसानी से उपज ली जा सकती है। देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी अनानास यानी कि पाइनएप्पल की खेती पर। इस पर और जानकारी लेंगे हमारी विशेषज्ञ से, लेकिन यहाँ पर मैं रोक डॉक्टर जैन का करना चाहूंगी। डॉक्टर जैन, आपने बताया कि कृषि के क्षेत्र में अगर हमें उन्नति और भी ज्यादा करनी है, विकास की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं, तो जरूरी है कि कृषि शिक्षा को हम ज्यादा महत्व दें, यहाँ पर तवज्जो दी जाए। लेकिन इसमें भी कई तरह की चुनौतियां हैं जिसका सामना करना पड़ता है, उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे हमने बोला कि कृषि क्षेत्र में उन्नति लाने के लिए कृषि शिक्षा को हमने बढ़ावा देना है जी। और उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कृषि क्षेत्र में जो हमारे युवा है, जो कि हम कृषि क्षेत्र को छोड़कर या ग्रामीण क्षेत्रों से छोड़कर शहर के क्षेत्र की तरफ आ रहे हैं, उनको कैसे हम कृषि क्षेत्र में बनाए रखें, यह सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कृषि क्षेत्र को बहुत ही आकर्षित बनाना पड़ेगा। आकर्षित बनाने से मतलब है कि उसमें इतनी आमदनी की हमने आमदनी करनी पड़ेगी ताकि वो एक अपने परिवार को, अपनी जनरेशन को एक अच्छी तरह से चला सके, उनके परिवार बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रख सकते हैं। जो भी आधुनिक सुविधाएं एक परिवार को चाहिए, वो पूरी सुविधाएं कृषि क्षेत्र में जो लोग शामिल हैं, जो किसान शामिल, उनको भी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि कृषि को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि जो कृषि क्षेत्र में नवोन्मेष लाए, इनोवेशन करने पड़ेंगे, कैसे आमदनी बढ़ाई जा सकती है। तो किसान अपने यहाँ पर उत्पादन ही नहीं करेगा, वो उसको उस उत्पादन से कैसे से ज़्यादा आमदनी प्राप्त की जा सकती है। उसके कई सारे तरीके होते हैं। मार्केटिंग अच्छी तरह से करके, उसको विपणन अच्छी तरह से करके हो सकता है, या कुछ उसमें और जो मूल्य संवर्धन कर किया जा सकता है, उसी उत्पाद में कुछ ऐसा मूल्य संवर्धन कर किया जा सकता है, उसका वैल्यू एडिशन किया जा सकता है ताकि उसकी आमदनी बढ़ जाए। या फिर जो उसकी ज़मीन है या जितना उसके पास एरिया है, उसमें और कैसे रोजगार के नए साधन लाए जा सकते हैं। या कोई जैसे वो एक क्रॉप कर रहा है, कोई पल्सेज जो हमारे दलहनी
क्रॉप्स कर रहा है या ऑयल सीड कर रहा है, उसमें कैसे और उससे रिलेटेड जो उद्योग धंधे हैं, इस सूक्ष्म और जो हम माइक्रो एंटरप्राइजेज की बात कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता कैसे विकसित किए जा सकते हैं, इस तरह के अगर साधन हम कृषि क्षेत्र में लाएंगे तो हमारे युवाओं को हम कृषि क्षेत्र में रोक सकते हैं। और उसके लिए जरूरत है हम कृषि की शिक्षा के द्वारा ऐसे साधन और ऐसे अवसर उनको बताएं कि कृषि क्षेत्र भी एक अच्छा सेक्टर है, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। वही हम कहते हैं कि इतनी जागरूकता नहीं होती लोगों में, जिसके चलते वो इस क्षेत्र में नहीं घुसते हैं और पलायन हो जाता है यहाँ पर युवाओं का। उसको रोकने में भी बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है कृषि शिक्षा को, अगर हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा यहाँ पर दें। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल आइए जान लेते हैं। हेलो सोनू जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सोनू जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार, पूछें। मैडम जी, अनानास की खेती के बारे में पूछना था। क्या जानना चाहते हैं अनानास की खेती के बारे में आप? अनानास की खेती के बारे में पता करना था जी। क्या जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में आप कर सकते हैं या फिर नहीं? इसकी कैसे उपज होती है, कैसे बीज वगैरह आता है इसका? जी डॉक्टर लंबिसना जींद हरियाणा से ये बात कर रहे हैं। क्या अनानास की खेती यहाँ पर की जा सकती है? हरियाणा की जलवायु उपयुक्त है अनानास की खेती के लिए? हेलो, नमस्ते सोनू जी, बताएं। ये अनानास का खेती करने के लिए एक मिनट, जो क्लाइमेट एंड सॉइल जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली सब ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उसका टेम्परेचर रेंज जो होना चाहिए वो 18 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो फेवरेबल है अनानास का कल्टीवेशन के लिए। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे त्रिपुरा में समर में हम लोग का टेम्परेचर होता है 19 डिग्री से 36 डिग्री तक, और विंटर में 8 डिग्री से 27 डिग्री तक जी, जो अनानास के लिए बहुत फेवरेबल है। उसके अलावा अनानास के लिए हाई ह्यूमिडिटी का बहुत जरूरी है, जो अनानास का खेती को एडवांटेजेस होता है। जी, तो जैसे आपने कहा यहाँ पर कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे आप कह रही हैं 32 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्या ये कर सकते हैं या फिर नहीं? क्योंकि जैसे जितना तापमान की ज़रूरत है उससे तो ज़्यादा ही हो रहा है, तो उससे फसल की बढ़वार पर भी यहाँ पर प्रभाव पड़ ही सकता है। तो ऐसे में हम क्या इन्हें सलाह दे सकते हैं यहाँ पर खेती करने की? वहाँ का एनुअल टेम्परेचर और ये ह्यूमिडिटी को जानना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम लोग सलाह कर सकते हैं। अगर जहाँ पे सब ट्रॉपिकल कंडीशन है या ट्रॉपिकल कंडीशन है उसमें हम लोग अनानास कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर देखिए सोनू जी, किस तरह की परिस्थितियाँ चाहिए? हम तापमान की बात करें, यहाँ पर नमी की बात करें, तो अगर उसके हिसाब से नहीं है तो संभव नहीं हो पाएगा हरियाणा जींद में अनानास की खेती करना। लेकिन आप इसके लिए नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर एक बार आप इसके बारे में और विस्तार से जानकारी हासिल भी कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर जैन का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूँगी। डॉक्टर जैन, चुनौतियाँ भी हमने जान ली कि बहुत सारी होती हैं, सभी को यहाँ पर जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर हमारे युवा इस ओर बढ़ना चाहते हैं, हमारे किसान एक समुदाय बना के ही आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो जानकारी लें कि अब हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे और अपनी खेती को और भी ज्यादा उन्नत बनाएंगे, तो ऐसे में हमारी सरकार द्वारा हम कह सकते हैं या फिर संस्थानों की क्या भूमिका होती है? देखो, जो हमारे युवाओं को लाने के लिए जो कृषि शिक्षा के लिए एक काफी अच्छा एक सिस्टम हमारे यहाँ पद्धति और कहें कि अवेलेबल है जी। हमारे यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय हैं और एग्रीकल्चर कॉलेज काफ़ी मात्रा में है। तो जो कृषि जो विश्वविद्यालय है या हमारे जो एग्रीकल्चर के कॉलेज है वहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन है, मतलब डिग्री मिलती है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है और रिसर्च डिग्री मिलती है। लेकिन जब हम कृषि क्षेत्र के जो लोग हैं जो शामिल उनकी बात करें तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर किसान लोग हैं या युवा है जो कि डिग्री के बाद कोई ऐसे हम बहुत ही कम देखते हैं कि वो वापस खेती कर, जो किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो हम पाते हैं कि बहुत कम लोग वापस जाकर खेती करते हैं। वो ज़्यादातर जो
नौकरी की तलाश में या शहरों में ही बस जाते हैं, गांव में नहीं तो हो हम पाती है। कृषि शिक्षा को ग्रामीणों तक और किसानों तक पहुंचाने के लिए हमें थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देखो हम दूसरे विषयों की बात करें, साइंस की बात करें या आर्ट की बात करें, तो उनमें देखें कि स्कूल लेवल पर उनकी एजुकेशन होती है। हम 12वीं की कक्षा 12 की बात करें तो वहाँ पर, लेकिन एग्रीकल्चर का विषय सच वहाँ पर नहीं है। नहीं होता कुछ स्टेट हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर 11वीं 12वीं में भी एग्रीकल्चर एजुकेशन है, कृषि स्कूल में भी है, लेकिन दूसरे स्टेट से वहाँ पर नहीं है। दूसरी जो समस्या है, जो हम कहेंगे कि कृषि शिक्षा में जो ITI होते हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो इंजीनियरिंग के या मशीनरी के उस क्षेत्र में, लेकिन कृषि क्षेत्र में वो भी तो हमें कृषि क्षेत्र में ऐसे जो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स हो, जैसे 2 मंथ के या 1 मंथ के, उस तरह के कोर्सेज अभी सच अवेलेबल नहीं है हमारे कृषि क्षेत्र में। उस तरह के कोर्सेज लाने की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों को इसके बारे में पता हो। लोगों को पता ही नहीं है कि इस क्षेत्र में भी यहाँ पर आप शिक्षा हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग भी जागरूक हों। देखिए, डीडी किसान के माध्यम से भी हम यहाँ पर लगातार बोलते रहते हैं कि कृषि शिक्षा आप हासिल कीजिए। इसके लिए कई तरह की, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम भी यहाँ पर ऐसा कोर्सेज नहीं है, कोर्सेज हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। इग्नू में ही देख लीजिए, यहाँ पर कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। उसके बारे में डॉक्टर जैन से हम विस्तार से अभी जानकारी लेंगे, लेकिन अभी डॉक्टर लेम्बिस्ना के पास में आना चाहूंगी। अनानास की खेती के लिए किस तरह का टेम्परेचर चाहिए, अभी आपने बता दिया, किस तरह का हमें एटमॉस्फेयर चाहिए, जलवायु चाहिए, इसके बारे में तो हमने जान लिया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई खेती करना चाहता है पाइनएप्पल की, तो उसे फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, पहला कदम क्या होना चाहिए उसका? अगर कोई पाइनएप्पल का कल्टीवेशन शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका क्लाइमेटिक कंडीशन और सॉइल कंडीशन सुटेबल होना चाहिए। उसके अलावा उसको वैरायटी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि तो कौन सी वैरायटीज होती है, कौन सा वैरायटीज लगाना चाहते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पे मेजर जो 2 वैरायटी है पाइनएप्पल का, एक तो क्वीन वैरायटी है और एक क्यू वैरायटी है। जो क्वीन वैरायटी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत फेमस है। उसका हम लोग इवन त्रिपुरा में भी GI टैग मिल चुका है फॉर त्रिपुरा क्वीन। उसके अलावा बाकी बहुत सारा वैरायटीज ग्रुप है, जैसे केइन ग्रुप है, स्पेनिश ग्रुप है, ऐसा। लेकिन इंडिया में मैक्सिमम हम लोग क्वीन और क्यू वैरायटी ही यूज करते हैं। जो क्यू वैरायटी है ये थोड़ा बड़ा होता है और क्वीन जो है वो छोटा होता है। क्यू वैरायटी जो है ये प्रोसेसिंग वैरायटी है, वो प्रोसेस प्रोडक्ट बनाने के लिए, और क्वीन जो है वो डेजर्ट क्वालिटी वैरायटी है, मींस जो फ्रेश कंजम्पशन करने के लिए। जी बिल्कुल, तो ये तमाम तरह की वैरायटीज हैं जिसका आप चयन भी कर सकते हैं अगर अनानास की आप खेती की यहाँ पर शुरुआत करने की सोच रहे हैं, क्योंकि शुरुआत करनी है तो पहले तो पता चलना चाहिए ना कि कौन सी वैरायटी आप लेंगे। इसके के साथ आपको बता दें, कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं गाजियाबाद में अनानास की खेती करना चाहता हूँ, क्या उसके उपयुक्त मौसम है, कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए, कहाँ पे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? जी, तो डॉक्टर लेम्बिस्ना, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की ये बात कर रहे हैं, अनानास की खेती करना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है, और अगर है तो कहाँ जा सकते हैं, ये कहाँ से वैरायटी वगैरह ले सकते हैं? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की ये बात कर रहे हैं, बताएं। यस, उत्तर प्रदेश में ICR का इंस्टीट्यूट या कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से आप जो या और यूनिवर्सिटीज में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी आप संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में ही हम कहें, उत्तर प्रदेश में काफ़ी आपके जो भी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर आप एक बारी रुख कर लीजिए। आप वहाँ पर इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस तरह की आपको तैयारियां यहाँ पर करनी है। लेकिन वैरायटी की यहाँ पर हम बात लगातार कर रहे हैं कि वैरायटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि अपने क्षेत्र के अनुसार ही आप उसका चयन करें। और ये और भी ऐसी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है और हम आज चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कृषि शिक्षा और स्वरोजगार के साथ साथ अनानास की खेती पर। आपके पास कोई सवाल है आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और इस वक्त भी बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से यशवंत जैन जी। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये है कि जी हाँ, ये मेरा ये सवाल है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर जगह हर तरह के फलों की भी खेती हो जी। तो हम चाहेंगे कि जैसे कि रेलों में भी सुविधा दी है कि कहीं से अगर कोई माल पैदा होता है तो वो कहीं भी ले जाया जा सकता है दूसरी जगह। पहले क्या सब्जियां फल सड़ जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच नहीं पाते थे जी। इसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद देता हूँ। और हम चाहेंगे कि अनानास की जो खेती है हमारे मध्य प्रदेश में, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग में हम जिसमें कि विजय राजे सिंधिया हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक जी जी हमारे यहाँ विज्ञान केंद्र भी है और वहाँ से हम क्या मतलब अनानास की खेती के लिए क्या बीज प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, अनानास की खेती आप मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? डॉक्टर लेमिस्ना मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? अनानास की खेती करना चाहते हैं, ये बीज कहाँ से ले सकते हैं और क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, क्या कर सकते हैं? अनानास की खेती के लिए जो प्लांटिंग मटेरियल जो है उसको हम लोग सक्कर्स बोलते हैं, सक्कर्स या स्लिप्स जी, जो प्लांट से ही वो, उसके लिए हम लोग सीड से हम लोग उसको प्रोपेगेट नहीं करते हैं जी। तो आपको शक्कर या स्लिप्स कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कहाँ से ले सकते हैं? शक्कर से आप स्लिप्स को किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या ICR के ऑर्गेनाइजेशन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
जैसे हम लोग यहाँ पे ICAR त्रिपुरा सेंटर से भी हम लोग सकर्स प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। जी, तो ये आपका जो संस्थान है त्रिपुरा में स्थित है, यहाँ पर भी संपर्क करके यहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। बीज नहीं है, सकर्स होते हैं अनानास की खेती के लिए। सकर्स या स्लीव्स या क्राउन्स, लेकिन हम लोग कमर्शियल जो प्लांटिंग करता है उसको हम लोग सकर्स जो बोलते हैं उससे ही हम लोग प्लांटिंग करते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए यशवंत जी, आप बेझिझक कर मंगवा सकते हैं, बीज से नहीं, इसकी सकड़ से या फिर कहीं छोटे छोटे पौध से यहाँ पर खेती होती है, आप लगा सकते हैं। आप इसके लिए अगरतला त्रिपुरा में जो स्थित है उत्तर पूर्वी पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वहाँ का भी रुख कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके क्षेत्र में जैसे आपने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थित है, वहाँ पर भी आप जाइए, उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, वो भी आपकी इसमें पूरी की पूरी मदद जरूर करेंगे। आइए फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर जैन का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर जैन, हमारे किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए जरूरी है, जैसे आपने कहा कि कोर्सेज और भी ज्यादा होने चाहिए। इग्नू की बात करें तो किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है हमारे युवाओं के लिए कृषि शिक्षा के क्षेत्र में? हमने इग्नू में जो हमारी कृषि शिक्षा है उसमें स्पेसिफिक व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग की हमने बात की है, या फिर मधुमक्खी पालन की हमने बात की है, रेशम कीट पालन की हमने बात की है, या फिर जो मूल्य संवर्धन जो उत्पाद जो फल और सब्जियों से बना सकते हैं उसकी हमने बात की है, या डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें डेयरी प्लांट कैसे लगा सकते हैं, डेयरी व्यवसाय कैसे करते हैं, ऐसे प्रोग्राम हमने चलाए हैं। तो इस तरह के जो रोजगारोन्मुख जो प्रोग्राम्स है वो हमारे कृषि विद्यापीठ इग्नू से संचालित होते हैं। साथ ही साथ जो ऐसे प्रोग्राम जो कृषि क्षेत्र में, ऐसे लोग जो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कुछ नए कौशलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ प्रोग्राम्स हैं। कुछ PG प्रोग्राम्स हैं जैसे फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल हम जो मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होती है, तो खाद्यान्न का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। जो प्रोडक्ट है ना उनकी सेफ्टी और हाइजीन होना बहुत जरूरी है, तभी आप मार्केट में उसको जाके बेच सकते हैं। तो फूड सेफ्टी की हमने बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो कृषि नीति से रिलेटेड, कृषि नीतियाँ कैसे बनती है, किस किस तरह की हमारे यहाँ कृषि नीति हमारे कंट्री में बनी है, और उसको कैसे और अच्छी तरह से बना सकते हैं, उससे रिलेटेड हमारे कृषि नीति में भी एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, PG सर्टिफिकेट। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर हम बात कर रहे थी जो जल से रिलेटेड, जो जल को कैसे संचयन कर सकते हैं, और या जल आधारित जो वाटरशेड कैसे बना सकते हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट की हमने बात की है। उस वाटरशेड डेवलपमेंट पे हमारे यहाँ डिप्लोमा प्रोग्राम है। जल संचयन पे जो शहरी क्षेत्रों के लिए भी काफ़ी उपयुक्त प्रोग्राम है। जल का संचयन कैसे कर सकते हैं कि वो हमारा काफ़ी जल ऐसे ही बह जाता है, वेस्ट हो जाता है, जिसको हम सुरक्षित करके कृषि क्षेत्र में या सिंचाई में या पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं। उस तरह के प्रोग्राम्स है, रोजगारों प्रोग्राम्स हमने बना रखे। बिल्कुल, तो तमाम तरह के यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं। केवल खेती किसानी ही नहीं बल्कि अन्य कृषि के क्षेत्र में भी यहाँ पर अवसर हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है किसी को भी, तो ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं। आप इसमें जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, जानकारियाँ हासिल करके शिक्षित होकर और भी आगे अपने लिए रोजगार के अवसर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, एक मेल भी आया हुआ है डॉक्टर जैन हमारे पास पौड़ी गढ़वाल से अनिल कुमार रावत जी का, और इन्होंने पूछा है कि मैं मधुमक्खी पालन करना चाहता हूँ, क्या इसके लिए कोई कोर्स उपलब्ध है? क्या कहना चाहिए? मधुमक्खी पालन करने के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने तक उसमें 4 कोर्सेज पढ़ाई होती है, और उसमें मधुमक्खी पालन का महत्व, कौन कौन सी मधुमक्खी जो वैरायटीज होती है, मुख्यतः 4 तरह की वैरायटी, उसमें से 2 जो कॉमर्शियल जो मेथड है उसमें यूज कर सकते हैं। उसके कैसे उसमें बॉक्स कहाँ से खरीद सकते हैं, किस तरह के बॉक्स होनी चाहिए, साइज होनी चाहिए, उसका मधुमक्खी का पालन कैसे कर सकते हैं, उसका उत्पाद कैसे लेते हैं, हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका जो प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे और कहीं उसमें आपको ऋण मिल सकता है, उस तरह की पूरी कंप्लीट जानकारी जो 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन BKB हमारे यहाँ उपलब्ध है। उसका अभी एडमिशन भी चल रहे हैं, और आजकल सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। आपको सीधा इग्नू की वेबसाइट में जाकर आपको एडमिशन एक फॉर्म भरना है, और आपको घर बैठे, आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे
आपको पुस्तक से मिल जाएगी। साथ ही साथ एक आपको अध्ययन केंद्र हम उपलब्ध करवाते हैं, वहाँ जाकर अपना प्रैक्टिकल भी आप जाकर वहाँ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो अनिल कुमार जी देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक कोर्स अवेलेबल है, आप ज़रूर इससे जुड़ सकते हैं। और जैसे अभी डॉक्टर जैन ने कहा कि एडमिशन्स चल रहे हैं, आप बिल्कुल अब समय मत गवाइए, आप जाकर के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से, आकाशदीप जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मैं बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं स्वरोजगार के रूप में वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाना चाहता हूँ जी। तो इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कोई सहायता राशि मिल सकती है, क्या लोन उनका प्रावधान, और इन फ्यूचर वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या स्कोप है? जी, क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा इनका एक सोचने का एक बहुत अच्छी इनकी सोच है। इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद भी कृषि व्यवसाय करना चाहते हैं, तो कृषि तो ग्रेजुएशन के बाद एक 2 महीने का कोर्स हैदराबाद मैंने से होता है, एग्री क्लिनिक स्कीम से, तो उसमें पूरा सिखाते हैं कि कैसे आप प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। और उसके एग्री क्लिनिक का है कि उसमें एक लोन स्कीम भी है, ऋण मिलने की स्कीम भी है, और जो क्योंकि आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है तो उसमें सब्सिडी भी अवेलेबल है, तो सबसे अच्छी बात आपको लोन भी मिल सकता है और एक प्रोजेक्ट बनाकर बैंक में सबमिट कर सकते हैं। और 2 महीने का कोर्स एक एग्री क्लिनिक होता है मैनेज से हैदराबाद से, और वो भी आप कर सकते हैं। और तो आप बहुत अच्छा, और ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग और वर्मी कंपोस्टिंग कैसे करनी ये सीखना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ इग्नू से भी 6 महीने का प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अवेलेबल है। और इस प्रोग्राम में हम देखें कि पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग, मतलब कहाँ से स्टार्ट करके एंड तक, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करना ही इम्पोर्टेंट नहीं, उसका सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक ऑर्गेनिक आप सर्टिफिकेट उसमें लिखा नहीं होगा, और वो भी एक सर्टिफाइड एजेंसी होती है, उनके थ्रू आपको सर्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो वो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस भी हम उसमें सिखाते हैं। साथ ही साथ मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की, वो भी हम उसमें सिखाते हैं। बिल्कुल। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जानकारियाँ सारी मुहैया कराई जाती हैं, तो ऐसे में आप बढ़ सकते हैं आगे और कोर्स कर सकते हैं। कहाँ संपर्क करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं ये जानना चाहता हूँ अनाज की खेती के लिए जो है मिट्टी का पीएच मान कैसा होना चाहिए, और मिट्टी की किस्म कैसी होनी चाहिए, काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, इसका जलवायु किस हिसाब से होना चाहिए, मैदानी भाग हो, पहाड़ी भाग हो, तराई भाग हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर लेमिस्ना, क्या कहना चाहेंगी आप? उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, पर जानना चाहते हैं कि अनानास की खेती करनी है तो पीएच मान कैसा हो, मिट्टी कैसी हो और जलवायु कैसी हो, क्या कहेंगे आप इस पे? अनानास का खेती करने के लिए जो सॉइल का पीएच, सॉइल को स्लाइटली एसिडिक होना है, जो पीएच का रेंज होना है वो 5.5 to 6, इसको ऑप्टिमम पीएच है अनानास का कल्टीवेशन के लिए। लेकिन हम लोग का यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन में थोड़ा सॉइल एसिडिक ही रहता है, इसी वजह से यहाँ पे पाइनएप्पल का क्वालिटी और प्रोडक्शन ज्यादा है। उसके अलावा सॉइल जो है थोड़ा वो ड्रेनेज, ये हिली टेरेन या तो स्लाइटली टोपोग्राफी जो है वो स्लोपी होना है, या प्लेन होने से भी हम लोग उसको रेस बेड में कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि पानी जमने से अनानास में रोटिंग का एक वो होता है, एक प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से हम लोग को जब अनानास का हम लोग कल्टीवेशन करेंगे तो सॉइल को बहुत प्रॉपर्ली ड्रेनेज, फ्री ड्रेनेज होना चाहिए और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो उसमें, ऐसी ही मिट्टी का चयन करना है। जलवायु के बारे में, तापमान के बारे में एक बार फिर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। और अनानास का कल्टीवेशन का जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो जो 15 से 32 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है जी बिल्कुल वो है। उसके अलावा ऑप्टिमम रेनफॉल रिक्वायरमेंट जो है वो 1500 mm पर ईयर जी, हाई रेनफॉल चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। तो क्या क्या परिस्थितियां यहाँ पर चाहिए जलवायु के लिहाज से, मिट्टी कैसी होनी चाहिए और मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, सभी सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आपको दे दिया है। डॉक्टर लेमिस्ना, आपसे ही जानना चाहेंगे कि अनानास की खेती अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि पहले ट्रेनिंग ले लें, तो क्या आपके संस्थान द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग भी करवाई जाती है?
हाँ, यस, ICAR का हर इंस्टीट्यूट में, कृषि विज्ञान केंद्र में या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में ये क्रॉप प्रोडक्शन, साइंटिफिक क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग फार्मर्स को हम लोग देते हैं जी। इट इज हम लोग का एक टारगेट है और हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव भी है कि हम लोग फार्मर्स को साइंटिफिकली कैसे क्रॉप प्रोडक्शन करें, उसको ट्रेन करें। बिल्कुल, तो वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से आप अनानास का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर समय समय पर ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं। त्रिपुरा ही नहीं बल्कि अन्य ICAR के जो संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहां पर भी आप संपर्क करके इस संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यवसाय की, किसी भी खेती की शुरुआत करने से पहले जरूरी है कि आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। और यही हम कह रहे हैं कि अगर आप शिक्षा ही हासिल कर लेंगे कृषि के क्षेत्र में, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाएगा। जैसे कि एक मेल मेरे पास आई है, अजमेर से पृथ्वीराज जी ने ये मेल की है और इन्होंने पूछा है डॉक्टर जैन की डेयरी फार्मिंग करना चाहता हूं, तो इसके लिए भी क्या मुझे कोर्स करना होगा? क्या कहेंगे आप? देखो, डेयरी फार्मिंग कर सीखने के लिए अगर वैसे तो हम ट्रेडिशनली हम ट्रेंड होते हैं कि कैसे हम पशुओं का भरण पोषण कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, लेकिन कोर्स करने का ये फायदा होता है कि एक साइंटिफिक वे, साइंटिफिक तरीका हम सीख सकते हैं, वैज्ञानिक तरीका सीख सकते हैं कि कैसे अधिक उत्पादन, अधिक मिल्क जो दूध उत्पादन कैसे ले सकते हैं और उनका स्वास्थ्य का कैसे लाभ किया सकता है, उनका जो शेड कैसे बना सकते हैं। एक साइंटिफिक मेथड भी हमारे पास, हमारे को जानकारी होना बहुत जरूरी है और उसके लिए कोर्सेज भी अवेलेबल है, सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भी अवेलेबल होते हैं। इग्नू में भी 2 महीने का एक छोटा कोर्स जो किसानों के लिए बनाया है स्पेसिफिक, जो और वो बहुत हिंदी में बड़े बड़े अक्षरों में बनाया है ताकि किसान जो कम पढ़े लिखे किसान है वह भी उसको पढ़ सकते हैं और साथ में उसमें चित्र के द्वारा उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। तो डेयरी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं उसका भी कोर्स अवेलेबल है। डेयरी फार्मिंग का भी कोर्स अवेलेबल है, उपलब्ध है इग्नू में। आप बेझिझक यहाँ पर भी संपर्क करके इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, मधुबनी बिहार से हमारे साथ सुनील जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलिए जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हम अनानास की खेती करना चाहते हैं। अनानास की खेती आप करना चाहते हैं, बिहार से बात कर रहे हैं। डॉक्टर लंबिसना, क्या कहना चाहेंगे आप, बिहार में कर सकते हैं? हाँ, ईस्टर्न पार्ट जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हम लोग पाइनएप्पल का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि ये कर सकते हैं बिहार में, तो ऐसे में आप इन्हें क्या एडवाइस यहाँ पर देना चाहेंगी? कैसे स्टार्ट करें, शुरुआत कैसे करें? आप सबसे पहले तो आपको वैरायटी डिसाइड करना पड़ेगा, आप कौन सा वैरायटी आप करना चाहते हो। उसके बाद आपको जो प्लांटिंग मेथड्स जो है ये आप किसी भी वेबसाइट में जाके भी आप देख सकते हो, या कृषि बिहार में भी एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे भी जाके आप जानकारी ले सकते हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर वैरायटी किस तरह से करनी है, वो सकर्स हम कहाँ से ले सकते हैं, इसे लगाने का पूरा तरीका क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या कहेंगे आप? फील्ड तैयार किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हम लोग पाइनएप्पल का कल्टीवेशन के लिए लैंड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड प्रिपरेशन जो है, अगर फ्लैट लैंड है तो हम लोग रेस बेड में हम लोग कल्टीवेट करते हैं, और हम लोग अगर टोपोग्राफी में स्लोपी लैंड में है तो हम लोग कंटूर जो है, कंटूर फॉर्म में हम लोग उसको कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग सकर्स को सेलेक्ट करते हैं प्लांटिंग के लिए, और जो सकर्स लगाने के लिए हम लोग को प्लांट का डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 1 हेक्टर में कितना प्लांट लगाना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम लोग को ये लगाना पड़ेगा। और उसके पहले हम लोग शक्कर हम लोग लेने से भी, किसी भी शक्कर को हम लोग नहीं ले सकते। जो हेल्थी शक्कर है, जो 400 ग्राम या 500 ग्राम वेट है, वही शक्कर को हम लोग लेना है ताकि उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो। बिल्कुल, तो किस तरह से अलावा जी फील्ड तैयार करनी है, शक्कर कैसे लेना है, आपने जान लिया। और जानेंगे डॉक्टर लंबिसना, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हिमाचल से विशाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो
लगता है फ़ोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम यहाँ पर आपका सवाल ज़रूर सुनेंगे, जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे और ऐसे ही हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी कॉलर्स के सवालों के जवाब उन तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कई मजा आइए देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूर पड़ती नहीं अने एनाथी हूँ सारी एवी खेती करी सकूं। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है कृषि शिक्षा और स्वरोजगार के साथ अनानास की खेती पर। कोई सवाल है आपके पास, बेझिझक हमें कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर, पूछिए अपने सवाल, हमारे विशेषज्ञ देंगे आपके सवालों के जवाब। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, श्याम जी। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो श्याम जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी श्याम जी, आप टीवी पर ध्यान मत दीजिए, सीधा हमसे फोन पर बात कीजिए। क्या जानना चाहते हैं आप? जी हेलो, अपना सवाल पूछिए। जी आपकी आवाज नहीं। हेलो श्याम जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए। क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं आप? जी मेरा सवाल डॉक्टर जैन से है। जी
मेरा सवाल ये है कि अभी जो डॉक्टर जैन साहब बता रहे थे कि हम युवा को इस कृषि शिक्षा रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, या ये डेयरी फार्म की बात कर रहे थे, बहुत सारी सुविधा की बात कर रहे थे। मैं डॉक्टर जैन से सवाल करना चाहूंगा कि जमीन पे जो यहाँ हकीकत गांव की बात है, यहाँ पे किसी को ये सुविधा मिलती नहीं है। अगर कोई युवा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है और वो बैंक में जाता है तो उसे लोन नहीं मिलती, फलाना चिलाना, जो भी सरकार चला रही है स्कीम, सरकार पेपर पे बहुत सारी स्कीम चला रही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं चल रही है, और मिल भी रहा है, उन्हीं आदमी को मिल रहा है जो आदमी दबंग है जी। बाद में कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है। जरा मैं जैन साहब से पूछना चाहूंगा कि है ऐसा कोई व्यवस्था जहां पर जाकर के शिकायत भी कर सके कोई? बिल्कुल वास्तविकता है डॉक्टर जैन की कागजी यहाँ पर योजनाएं फिर भी चल रही हैं। हम बात करते हैं कि हमारे किसानों के लिए ये किया जा रहा है, ये क्या नहीं किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर उस योजना का लाभ पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ जाएं हमारे किसान? देखो, उनका बहुत ही अच्छा एक सवाल था और लेकिन मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या होती है कि जब हम किसी स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी हमारे पास नहीं होती, या उसका अप्लाई कैसे करना है उसका तरीका नहीं होता। जैसे कोई उद्यमी बनाना चाहता है, मधुमक्खी पालन का कोई उद्यमी बनना चाहता है, तो उसका व्यवसाय करना चाहता है, तो उसकी संपूर्ण उसको तकनीकी जानकारी भी होना जरूरी है, उसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है कि क्योंकि बैंक कोई अगर उसको लोन देना चाहता है तो वो दोनों चीज़ों को देखता है कि उसको ये वैसे करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, या फिर ये उसको प्रोजेक्ट को आगे चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। उसी के लिए तो हमें बोल रहे हैं कि आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और उसके संपूर्ण जो है ना, एक तरह से संपूर्ण कौशलता है उसको प्राप्त करना बहुत जरूरी है। उत्पादन में नहीं है, हमने मार्केटिंग एस्पेक्ट में भी आपको जानकारी होना चाहिए, उसको कैसे कहाँ से कौन कौन से मार्केट है, कौन कौन से बैंक है जहाँ से आसानी से मिल सकता है, कौन कौन सी स्कीम है जिसमें सब्सिडी मिल सकती है, उनकी संपूर्ण जानकारी होकर एक व्यवस्थित तरीके से अगर हम अप्लाई करेंगे तो जरूर मिलेगा। और आजकल तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए अगर अच्छी तरह से आप अप्लाई करेंगे तो। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम यही लगातार कह रहे हैं कि अगर जानकारी हमारे पास होगी तो सामने वाले को मौका ही नहीं मिल पाएगा ऐसा कुछ करने का। हमें इसलिए खुद भी यहाँ पर थोड़ा जागरूक होना है, और आप नज़दीकी कोई भी कृषि अधिकारी जो है वहाँ का उनका भी रुख कर सकते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करानी है, वहाँ पर भी आप बेझिझक जाकर यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, उनको अपनी जो बात है वो कह सकते हैं, समाधान आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और बता दें आपको, एक मेल यहाँ पर मेरे पास आई है हिमाचल से राकेश जी की, और डॉक्टर जैन ये मेल भी आपके लिए ही है। ये लिखते हैं कि मशरूम फार्मिंग करना चाहता हूं मैं, तो इसके लिए क्या मुझे ट्रेनिंग लेनी होगी शॉर्ट टर्म, या फिर पूरा कोई लंबा कोर्स है इसका? नहीं, मशरूम के लिए तो आई थिंक 2 महीने एक ट्रेनिंग से भी काम चल सकता है, और कोर्सेज भी इसके अवेलेबल हैं। बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय में भी पूर्ण या उनकी ट्रेनिंग भी होती है, तो आप ट्रेनिंग लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें भी फूड सेफ्टी एस्पेक्ट भी काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण होता है। तो एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ लेने के बाद अगर व्यवसाय स्टार्ट करेंगे तो आपको आमदनी अच्छी होगी। बिल्कुल, तो अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले लीजिए राकेश जी, और कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, आप बेझिझक कीजिए, और उसके बाद आप बेझिझक यहाँ पर मशरूम फार्मिंग की शुरुआत करके सफलता उसमें हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर लमिसना आपके पास मैं आना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि अनानास की खेती करते हैं, अच्छे दाम यहाँ पर अगर हमारे किसानों को लेने हैं तो उसके लिए क्या कदम उठाने होंगे? क्या किसी तरह को कोई प्रोसेसिंग या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या कर सकते हैं? हाँ, अनानास का प्रोडक्शन जो है वो जैसे एक्सेस प्रोडक्शन तो होता है, ये तो उसको हम लोग प्रोसेस प्रोडक्ट में बना सकते हैं, जैसे केन फ्रूट है, स्लाइस है, स्क्वाश है, जैम, जेली वगैरह। जो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का नेरा में ऐसा काम शुरू किया था, तो इसका एक्सपोर्ट डिमांड भी बहुत है। तो वैल्यू एडिशन तो बहुत जरूरी है प्रोसेसिंग के लिए, जिससे फार्मर्स को इनकम ज्यादा मिल सके। जी
बिल्कुल, तो ना केवल खेती ही करें, उत्पादन ही करें, बल्कि इसका प्रोसेसिंग करके भी हमारे किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं। कई तरह के उत्पाद हैं जो आप इससे बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, करनाल से हमारे साथ रजत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका जान लेते हैं क्या है सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। मुझे ना किचन गार्डनिंग के बारे में पता करना है। क्या जानना चाहते हैं किचन गार्डनिंग के बारे में आप? किचन गार्डनिंग में मुझे ये जानना भी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी और ट्रेनिंग कहाँ से मिलेंगी, पेड होगी या फिर फ्री होगी? ट्रेनिंग आप लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के बारे में डॉक्टर जैन क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई कोर्स है या फिर नॉर्मल ट्रेनिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं? तो किचन गार्डनिंग के लिए वैसे तो इग्नू में एक पूरा 1 ईयर का प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर। उसमें किचन गार्डनिंग भी हम पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपको ओनली किचन गार्डनिंग ही करना है तो किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर कॉलेज या कृषि विद्यालय में जाकर एक छोटी ट्रेनिंग की जरूरत है। उसमें ज्यादा इतना पूरा 1 साल का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। नजदीकी जो भी केवीके है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर भी आप रुक कर सकते हैं। हर कृषि विज्ञान केंद्र में होम साइंस डिपार्टमेंट होता है जिसमें आप किचन गार्डनिंग का कोर्स या फिर ट्रेनिंग ले सकते हैं। अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर लेम्बिस्ना आपसे, क्या कहेंगे आप हमारे सभी किसानों को पाइनएप्पल कल्टीवेशन के बारे में? किस तरह से आप मोटिवेट करेंगे हमारे सभी फार्मर्स को? पाइनएप्पल जो है ये एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत ही मीन्स एक ब्यूटीफुल क्रॉप है। और इसका ये क्रॉप लाइफ साइकिल जो है, जैसे हम लोग बाकी हॉर्टिकल्चर पेरेनियल क्रॉप से कंपेयर करने से आपको 4 या 5 इयर्स में आपका ये क्रॉप साइकिल या 2 या 3 रटून क्रॉप मिल जाएगा, जो किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मीन्स जल्दी आपको फ्रूटिंग मिल जाएगा, जल्दी आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा। और उसके अलावा एक पाइनएप्पल कल्टीवेशन में जैसे हम लोग बहुत हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो करते हैं, उससे हम लोग 1 हेक्टेयर में जैसे 43,500 या 63,000 प्लांट्स एकोमोडेट कर सकते हैं, जिससे किसानों का प्रॉफिट यील्ड ज्यादा होगा, उसी वजह से हम लोग का प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। उसके अलावा हम लोग नया टेक्नोलॉजी जैसे मल्चिंग है, जो पॉलिथीन, पाइनएप्पल में वीट का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वीट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग पॉलिथीन मल्च यूज करते हैं। उसी वजह से हम लोग का फ्रूट का क्वालिटी भी बढ़ता है, फ्रूट का साइज भी बढ़ता है, जो यील्ड बढ़ता है और उसका बेनिफिट बहुत है। फ्रूट का साइज बढ़ने से प्राइस भी ज्यादा होगा, तो इसलिए पाइनएप्पल कल्टीवेशन जो है वो फार्मर्स के लिए बहुत ही एडवांटेजेस है। बिल्कुल, तो पाइनएप्पल फार्मिंग कहें या अनानास की खेती कहें, हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए आप पहले ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए। और कृषि शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस पर भी आपकी एक टिप्पणी लेना चाहेंगे डॉक्टर जैन? क्या सलाह रहेगी हमारे सभी दर्शकों के लिए? मैं किसान भाइयों और हमारे युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ कि कृषि क्षेत्र में काफी अच्छे अवसर है जी। और खासकर जो भी नया ट्रेंड ये चला है कि अच्छे पढ़े लोग जो IIT से ग्रेजुएट है, IIM से ग्रेजुएट, वो माइग्रेट वापस कृषि क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इस तरह के अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे लोग, और कई सारे नए अवसर आ रहे हैं। और खासकर जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, उनके थ्रू स्टार्टअप्स बन रहे हैं, तो आप लोग आइए और शिक्षा में प्राप्त करके अपना ट्रेनिंग कीजिए। बिल्कुल, और आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर जैन, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका, हमारे साथ आप जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत और साथ ही डॉक्टर लेम्बिस्ना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। पाइनएप्पल कल्टीवेशन पर आपने अच्छी जानकारियां यहाँ पर साझा की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में कृषि शिक्षा के बारे में आपने जाना, अनानास की खेती के बारे में आपने जाना। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको बताते हैं। अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो रहेगा प्याज व लहसुन की देखभाल। इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही अब आपको बताएंगे हम यहाँ पर सरसों फसल की देखभाल के बारे में। जानना चाहते हैं आप कोई सवाल इस संदर्भ में, तो पहले ही हम तक पहुंचाइए, ईमेल कीजिए हमें। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारा पेज खुलेगा, आप पोस्ट कर सकते हैं अपने सवाल। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। टोल फ्री नंबर रहेंगे जिससे आप लाइव अपने सवाल पूछ सकते हैं। और जाते जाते एक अहम जानकारी दे दें कि दोबारा आप हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं, जानकारियां हासिल कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोबारा देखिए हमारा कार्यक्रम हेलो किसान और अहम जानकारियां पुनः आप हासिल कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
magical melodies and military precision. The Beating Retreat ceremony plays out in all its glory on the 29th of January at Vijay Chowk, New Delhi. Do join us as we bring you live coverage of this spectacular event at 4:55 p.m. on Doordarshan. रफ्तार पकड़ती इकोनॉमी को मिलेंगी सौगात। एक्सपर्ट से करेंगे सीधी और सटीक बात। कृषि और पशुधन से गांव किसान का होगा आर्थिक विकास। आम बजट का हर खास पहलू मेरे साथ। देखिए बजट 2022 गांव और किसान। 1 फरवरी सुबह 10 बजे से सीधा प्रसारण दूरदर्शन किसान पर।